लेकिन जब हम दवाई छोड़ते हैं तो वो फिर बढ़ जाता है, क्योंकि वो ना तो लाइफस्टाइल चेंज करता है, ना अपनी क्या कहते हैं जो फूड हैबिट है उसको चेंज करता है। तो बेसिकली हम लोगों को जो निदानम परिवर्जनम की बात करते हैं कि जो इस बीमारी का या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो बेसिक कारण है, जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक दवाइयों के उपयोग से कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि जब भी कोई इंसान अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराने जाता है तो उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां लोग खाते हैं, लेकिन इन दवाइयों का उनकी बॉडी पर साइड इफेक्ट भी होने लगता है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी से जानेंगे कि आप नेचुरली घर पर ही आयुर्वेद के माध्यम से, अपनी डाइट के माध्यम से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से कैसे अपने बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। हाँ, नमस्कार सर। जैसा कि मैंने कहा, कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन होता जा रहा है आज के टाइम पे, तो पहले आप ये समझाइए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे हम खाने में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं, तो जो एसिमिलेशन के जो हमारा लीवर है वो उनको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तभी ये यूटिलाइज हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा जो फैटी सब्सटेंस है उसका एक फॉर्म है और कई तरह से कई रूप में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में हो सकता है, एलडीएल के रूप में हो सकता है, एसडीएल के रूप में हो सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल शरीर को की एनर्जी के लिए, इसको बाइल फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी सेलुलर लाइनिंग है उसकी मजबूती के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में काम आता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो उसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। ये मतलब एक जो कॉम्बिनेशन उसका जो एक डेफिनेट एक परसेंटेज होती है, एक अनुपात होता है, वो बिगड़ जाता है, तो उसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। सर, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ रहा है तो किन किन बीमारियों का कारण बन सकता है? देखिए, जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो क्या होता है कि ये शरीर में जो हमारी विशेष रूप से जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, या उनमें ये एक तरह से इकट्ठा होने लगता है। और जब इकट्ठा होता है तो जो हमारी आर्टरीज हैं या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके ल्यूमेन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो को रोकता है। तो ये हार्ट अटैक का भी कारण हो सकता है। यदि हृदय की धमनियों में जम जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में हो जाए तो उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होती है, वो अपने में महत्वपूर्ण होती है और उसी की वजह से ये लक्षण होते हैं। सर, जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में जमने लगता है तो क्या वो नसों में ब्लॉकेज का कारण भी बन सकता है? मैंने आपको बताया कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यदि अधिक मात्रा में किसी बारीक ब्लड वेसल्स में, जिसको आर्टरी में और या किसी भी ब्लड वेसल्स में, बड़े आर्टरी में भी कहीं पे रेगुलर डिपॉजिट होता है, तो वो इकट्ठा तो हो ही रहा है, तो ब्लॉकेज भी उसको कर सकता है। कभी ये पार्शियल भी होता है, कभी कंप्लीट ब्लॉकेज भी कर सकता है। और विशेष रूप से हृदय की धमनियों में ये ब्लॉकेज होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि ट्रिपल वेसल डिजीज़ करके हम लोग इसको कहते हैं। तो जब सारी तीनों की तीनों जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो ट्रिपल वेसल डिजीज़ और ऐसे लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं और ये बीमारी का नाम ये दिया जा सकता है। सर, हर बीमारी के एक लक्षण होते हैं और उन सिम्टम्स के बेस पर हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगा है। लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई एक विशेष ऐसा लक्षण नहीं है कि हम उसको कह सकें कि भाई किसके व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों उससे पता किया जा सकता है कि व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कई बार हम लोग जब लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, कराते हैं, तो बहुत सारे मोटे लोग हैं जिनको हम ओबीज कहते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या लिपिड्स की मात्रा या जो हम जिसको एलडीएल एसडीएल की मात्रा कह रहे हैं वो विद इन नॉर्मल लिमिट होती है। ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा विद इन नॉर्मल लिमिट होती है। और कई बार ये भी देखा गया कि जो दुबले पतले हैं शरीर से, उनमें ये डिसलिपिडीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। कुछ कहते हैं कि ये जेनेटिक कारण भी होता है, फैमिली में भी होता है कि जीन्स की वजह से होता है कि डिसलिपिडीमिया मदर फादर को या फैमिली में किसी को है तो वो परसिस्ट कर सकता है। तो ये भी एक व्यू है। लेकिन सामान्य रूप से एक परिवार में एक तरह के भोजन, एक तरह से लाइफस्टाइल होती है उन सभी में। जैसे हम यदि एक परिवार के लोग किसी सेडेंट्री काम को करते हैं, जैसे कोई दुकान पर बैठने वाले हैं, सभी लोग एक तरह का
व्यवसाय करते हैं, एक तरह का उसका उनका लाइफ स्टाइल है, एक तरह का सिटिंग है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, खाने का एक तरह का भोजन करते हैं, ज़्यादा तला भुना खाते हैं, तो पूरे परिवार में कई लोगों को इस तरह की कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ हो सकती है। तो इसको इस ढंग से भी देखा जा सकता है कि सेम लाइफ स्टाइल, सेम फूड हैबिट्स भी इस रोग का एक कारण हो सकती हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये क्यों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। सर, कोलेस्ट्रॉल को वैसे तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होती है, जिसमें खान पान हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो सर, ऐसा कौन कौन सा भोजन है आज के समय में जिसको कंज्यूम करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन हो रही है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम अधिक मात्रा में किसी चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो शरीर के लिए जितनी आवश्यक होगी उतनी तो इस्तेमाल होगी जी। लेकिन यदि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई किसी न किसी ऑर्गन को ख़राब करेगी या हमारे लिए नुकसानदेह होगी। यही हमारा जो फैट का संदर्भ है, वो यदि हम अधिक मात्रा में लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं या कोलेस्ट्रॉल फैटी डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जितना शरीर की एनर्जी के लिए, जितना बाइल फॉर्मेशन के लिए, जितना हमारे शरीर की जो सेल लाइनिंग है उसको मजबूत करने के लिए और जो भी एक्टिविटीज़ उसके माध्यम से होती हैं जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल या जिसके लिए लिपिड्स ज़रूरी होते हैं, उनसे ज़्यादा मात्रा में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका डिपॉजिट भी होने लगता है, लिवर में होने लगता है और फिर खून में होने लगता है। तो जब खून में ये इकट्ठा होने लगती हैं तो ये डिपॉजिट होती हैं और हमारे खून की नलियों में जमने लगती हैं और इससे ये बीमारियां होती हैं। सामान्य रूप से इसके लक्षणों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक ऐसे लक्षण नहीं होते। तो मैंने आपको बताया कि जो कमज़ोर व्यक्ति है, दुबला पतला व्यक्ति है, उसमें भी ये डिस्लिपिडीमिया हो सकता है और कभी कभी मोटे व्यक्ति में भी डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन नहीं मिल सकती। तो ये एक सामान्य तो ये है। लेकिन यदि हम देखते हैं कि एकाएक किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है और मोटापा है, उसमें सांस फूल रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, चलने में दिक्कत होने लगी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके निश्चित रूप से इसके जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है। सांस फूलने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि उसका डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन किसी व्यक्ति में हो रही है। सर, जैसा आपने कहा ना कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों तक का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। यानी बैड कोलेस्ट्रॉल स्कूल जाने वाले बच्चों में भी बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों है सर? जबकि वो बच्चे तो रेगुलर स्कूल में खेलते हैं। आप स्कूल में तो खेलते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि घर में आने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा आजकल मोबाइल के बाद या जो इंडोर गेम्स के बाद, इंडोर गेम्स भी आजकल कोई नहीं खेलता, आजकल सब मोबाइल पे ही है ना। जितना भी जो हमारे पास जब से ये मोबाइल और इसकी संस्कृति आई है तो बच्चों का खेलना, हम तो कहते हैं कि बच्चों का बचपन कहीं खोसा गया है और ना पेड़ पे चढ़ते हैं, ना साइकिल चलाते हैं, ना कूदते हैं, ना फील्ड में कूदते हैं, दौड़ते भागते कहाँ है? कौन बच्चा आजकल दौड़ रहा है? एक तो पढ़ाई का इतना लोड होता है, दूसरा ये मोबाइल से के साथ बैठकर ही वो दिन भर अपना समय पास करते हैं। तो जितने ज़्यादा उम्र छोटी होगी उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज बच्चों में की जाती थी। बहुत ज़्यादा एक तरह से सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आजकल हमारे बच्चों की भी हो गई। इस कारण से बच्चों में भी डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं कि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हमारा जो है इतना बच्चों पे स्ट्रेस है, बच्चों पे इतना वर्कलोड है, पढ़ाई का इतना भार होता है और इसके साथ साथ जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो लगभग नेग्लिजिबल है और उन सभी के कारण ये डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन होती है। सर, जो एडल्ट्स हैं ये लोग तो जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसका सेवन कर ही रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। लेकिन जो 2-2 साल के बच्चे हैं, अगर इनको भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, पैकेट वाला खाना और जंक फूड, फास्ट फूड दिया जाए, और वैसे तो दिया जा ही रहा है, तो क्या ये छोटे बच्चों में भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण बन सकता है? देखिए, सब चीज़ों में जब भी कोई आप चीज़ आर्टिफिशियल खाएंगे जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स मिले होंगे, प्रिजर्वेटिव होगा और फैट या इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये बच्चों में भी उतना ही घातक होता है जितना कि बड़ों में होता है जी। आज आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी ये जो कार्बोनेटेड जो हमारे बेवरेज हैं या जो हमारे ड्रिंक्स हैं उनके प्रति बहुत बच्चों में बहुत एक तरह से आकर्षण होता है और वो मैं समझता हूँ कि रोज़ बच्चे उसको पीते हैं। और जितने भी प्रिजर्वेटिव युक्त ये जितने हमारे क्या कहते हैं फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं, फ्रूट्स के जूसेस आते हैं, उनमें भी सब में कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें भी शुगर, एडेड शुगर होती है। तो ये शरीर में मोटापा भी लाते हैं और हमारा
शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको हैम्पर करते हैं और लीवर की जो हमारी कार्यक्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। जी सर, मतलब ये लीवर को भी अफेक्ट करते हैं हमारे। लीवर, हमारी बॉडी में लीवर और सर कोलेस्ट्रॉल का आपस में क्या लिंक है? देखिए, कोई भी चीज़ जब हम लोग खाते हैं तो उसमें से जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होती हैं, वो चाहे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारी की सारी चीज़ें लीवर में जाती हैं और वहाँ पर उनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में लगभग लीवर में 3 या 4 काम मुख्य होते हैं, जिसमें एक तो ऑक्सीडेशन होता है। कोई भी चीज़ जो होती है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन उसका होता है। रिडक्शन का मतलब होता है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जाएगी तो वो बायो एक सिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी चीज़ें, चाहे का ग्लूकोज है, चाहे उसमें एमिनो एसिड्स हैं, चाहे वो लिपिड्स हैं, इनके साथ चीज़ों के कॉम्बिनेशन होते हैं, बाइंड होते हैं, तभी ये ट्रांसलाइपोप्रोटीन्स हैं, ये बाइंड होके ही तभी ये चीज़ें, ये मॉलिक्यूल्स शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। और एक चौथी चीज़ होती है जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जितनी भी चीज़ें शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं या शरीर में बनती हैं या बाहर से आती हैं तो लीवर उनको निकाल करके या तो मलमूत्र के द्वारा या विभिन्न सोर्सेज से इसको बाहर निकालता है। तो ये बाइल के माध्यम से इसमें ये चली आती है और वो फिर इंटेस्टाइन के माध्यम से वो मल त्याग के द्वारा निकाली जा सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी लीवर के द्वारा होता है। तो ये 4 काम होते हैं और जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं तो ये हमारे लीवर को प्रभावित करते हैं और लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है और डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन बन सकती है। सर, आपने कहा कि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे हम अपनी डाइट को मैनेज करके, लाइफस्टाइल को सुधार के और प्रॉपर फिजिकल वर्क यानी एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं। लेकिन सर, जो लोग आजकल जिम जा रहे हैं, क्योंकि जिम का बहुत बड़ा क्रेज है आजकल मेल फीमेल्स दोनों में, लेकिन जिम जाने वाले रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी इन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। देखिए, अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि अधिक मात्रा में खाना जी, या अधिक फैट और अधिक प्रोटीन मात्रा को मात्रा से अधिक लेना, वो अच्छी डाइट का एक पैरामीटर नहीं है। जी। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, जब हमें जितना शरीर के लिए आवश्यक है, वो बॉडी मास इंडेक्स हो आपका, आपको कितना शरीर के लिए कितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप फिजिकल वर्क कितना करते हैं, उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यदि आप अपना डाइट लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट होती है। तो आज के संदर्भ की हम लोग बात करें कि भी जितना जिम में जाने से या जो भी चीज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज कैसे की जानी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज की जानी चाहिए, अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जितना योग और प्राणायाम की जो अवस्था है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत सारा ये जितना हमें नाड़ी शोधन का एक उपाय होता है। नाड़ी शोधन का मतलब जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे कोई भी चैनल्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए ये जब हम फास्टर एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जिम अपने में शरीर को, ये जिम किससे कहा जाता है कि भाई ये हमारे जो मस्कुलेचर है उसको डेवलप करने का एक फिजिकल एक एक्टिविटी है, एक एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी मसल मास बढ़ता है। और मसल मास को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई वो एक तरह से प्रोटीनस सब्सटेंस देते हैं, आर्टिफिशियल देते हैं। हम लोगों का तो सुझाव ये है कि यदि आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुआ प्रोटीन आपको लेना चाहिए। उसमें चना है, बहुत बड़ा कॉमन है, चना है, सोयाबीन है, और जो घर में उपलब्ध दालें हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शुद्ध दूध है और उससे बना हुआ पनीर है, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अब यदि आप करते हैं तो आप नेचुरल वे में आप प्रोटीन भी पाते हैं और जो भी केमिकल्स और उन चीज़ों के प्रभाव से भी मुक्त रह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने भोजन पर और अपने जो प्योर अपना जो डाइट है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। सर, जिस इंसान का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो किस डाइट को, किस लाइफस्टाइल को फॉलो करे कि वो नेचुरली उसका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगे? हम जब बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं या एलडीएल की बात करते हैं, सिर्फ एलडीएल से ही वो नहीं होता। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा कितना टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है या एचडीएल की मात्रा कम है, ये सारी चीज़ें भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन चारों चीज़ों के लिए या जो भी लिपिड प्रोफाइल पूरा है उसको कैसे नेचुरल वे में हम उसको नॉर्मल कर सकें, उसके लिए व्यक्ति का लाइफस्टाइल सबसे अच्छी होनी चाहिए। समय पे उठना चाहिए, समय पे व्यायाम करना चाहिए। सुबह उठकर हमको गर्म पानी और नींबू का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसको नींबू का रस आप गर्म पानी में लें, सुबह 1 गिलास गर्म पानी पिएं, धीमे धीमे गर्म पानी पिएं और 1 आध घंटे तक उसके बाद कुछ ना खाएं। और जो आपका डाइट है, डाइट प्लान इस ढंग से होना चाहिए कि जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है उसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है।
ठीक है, पानी के अलावा कुछ नहीं लेना, क्योंकि आप जब भी मंचिंग करते हैं, बीच बीच में कुछ खाते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी ख़राब करता है और हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी ख़राब करता है। और जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, तो डिसलिपिडीमिया जैसी कंडीशंस होती हैं। तो इनको हम अपने जो फूड हैबिट्स हैं उनमें सुधार कर हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये तो आपका लाइफस्टाइल हो गया। उसके बाद अपने भोजन में कैसे सुधार कर सकते हैं कि हम होल ग्रेन का इस्तेमाल हम लोग करें, और जितने मिलेट्स का यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये कहा जाता है कि जितना भी रूक्ष अन्न है वो कफ को कम करता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है। तो जितने आजकल मिलेट्स इजीली अवेलेबल हैं, और चना है, जो हमारी मूंग है, जो गेहूं है, इनको भिगाकर अंकुरित करके भी खाने के लिए ये कहा गया। और इसके साथ साथ जितने भी हमारी सब्जियां हैं, सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, और इसके साथ साथ पत्तीदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फाइबरस फूड है, जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको यदि आप खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे जो और उसके कंपोनेंट हैं उनको भी मेंटेन करता है। सर, आपने कहा ना कि दिन में 2 या 3 बार ही इंसान को भोजन करना चाहिए, उसके बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए, पीना का पानी पी सकते हैं। लेकिन सर, आजकल लोगों को यही नहीं पता भूख लगना किसे कहते हैं, क्योंकि हर 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो एक आम इंसान कैसे पता लगाए कि उसके शरीर को वास्तव में फूड की रिक्वायरमेंट है? देखिए, भूख तो तब लगेगी जब आप भूखे रहेंगे जी। खाते रहेंगे तो उसका एहसास ही नहीं होगा। ठीक है, यदि आप ये सोचें कि भाई कोई व्यक्ति 24 घंटे एसी में, तो उसको गर्मी का एहसास कैसे होगा? हो ही नहीं सकता जी। गर्मी में रहेगा तो ठंडे का एहसास होगा, या ठंडे में रहेगा तो गर्मी का एहसास होगा। ऐसे ही व्यक्ति को चाहिए कि जैसे 3 बार भोजन की बात है, और एक आयुर्वेद में एक मुख्य रूप से कहा गया हमको कब भोजन करना चाहिए, जब उद्गार शुद्धि हो जाए। उद्गार का मतलब होता है जो आपको डकार आ रही है उसमें पहले खाए हुए भोजन का न तो उसमें इसकी गंध होनी चाहिए, ना उसका स्वाद होना चाहिए। तो जब भी डकार आती है, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं या कोई पीते कार्बोनेटेड पीते हैं, तो उसका अब जब डकार आती है तो वो नाक से भी निकलती है वो। तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ है, वो हमें एक इंडिकेशन देती है कि स्टमक इज फुल विद द प्रीवियस फूड। जब ये उद्गार शुद्धि हो जाती है कि मतलब डकार आती है और उसमें किसी ढंग की कोई स्मेल नहीं होती या कोई टेस्ट नहीं होता, तो आप समझते हैं कि पेट हल्का हो गया, भारी जो अब तक फुल था इट इज़ नाउ इट इज़ क्लियर, और जो फूड है वो स्टमक अपर पार्ट ऑफ द जीआईटी से नीचे चला गया डाइजेशन के प्रोसेस में। तो उस समय भोजन करना चाहिए। पेट का हल्कापन लगेगा, डकार साफ होगी, और पेट में हल्की सी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है। खाली पेट होगा तो क्या होगा, आंतों में गुड़गुड़ाहट सी होगी, लगेगा कि कहते हैं कि पेट में चूहे कूदने लगे, है ना। तो ये इंटेस्टाइन का मीन्स जस्ट जब इंटेस्टाइन की हमारी इंटेस्टाइन्स खाली होती हैं तो उसमें पेरिस्टाल्सिस हम महसूस कर सकते हैं। तो वो सही समय है कि हम जिस समय हमें भोजन करना चाहिए। सर, आपने कहा था कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो सुबह गर्म पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी, या उस गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। लेकिन सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो ये कहते हैं कि वो गर्म पानी या गुनगुने पानी उन्हें सूट नहीं कर रहा है। देखिए, जो गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि इट इज़ बॉइल्ड वाटर। इसका मतलब क्या, जो ठंडा पानी है, फ्रिज का पानी है, जो बिल्कुल एकदम ठंडा पानी है, उसको नहीं पीना चाहिए। ये कहा जाए यदि आप ठंडे पानी में घी डालेंगे तो वो जमा रहेगा, और गुनगुने पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा। तो यही कहा जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से जो भी कफनाशक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो ठंडा पानी है वो कफ को बढ़ाता है, जो गुनगुना पानी है, गर्म पानी है, वो कफ को कम करता है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब भी हम कोई सूप ले रहे हैं, गर्म पानी का काढ़ा ले रहे हैं, कोई कोई काढ़ा ले रहे हैं, गर्म पानी ले रहे हैं, तो शरीर के कफ को घटाता है। और जो कफ है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कफ जो है कोलेस्ट्रॉल का प्रतिनिधित्व है। और हम मानते हैं कि शरीर में यदि कफ की मात्रा कम होगी तो कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा कम होगी। तो गर्म पानी और नींबू के साथ यदि हम लेते हैं तो ये कहा जाता है कि ये शरीर में जो हमारा मेद है उसको कम करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जी सर, आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती है? यदि हम घरेलू उपाय के तौर पे देखें तो घर पे लहसुन हमारे बड़े आसानी से मिलता है, और लहसुन को ये माना जाता है कि शरीर, एक तो कफनाशक तो है ही हमारे हिसाब से, वायु कफनाशक है, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं, हृदय रोगों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। लहसुन बहुत उपयोगी है, और ये कहा जाता है कि ये एक अमृत की तरह काम करता है। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके 1-2 जो लहसुन की कली होती है, यदि गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट पी जाती है, या उसको पीस करके उसको ले सकते हैं, उसको सुबह पीना चाहिए। तो लहसुन सबसे महत्वपूर्ण है जो
कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हृदय की बीमारियों को भी ये कम करता है। तो वायु और कफ दोनों को नियंत्रित करने वाला एक माध्यम है जिसको लहसुन हम लोग कहते हैं कि इसका नियमित रूप से जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी ढंग से जो अदरक है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और अदरक के इस्तेमाल से भी ये कहा जाता है कि जो कफ है वो जो वायु है वो कम होती है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यदि कोई व्यक्ति अपने खाने में लेता है या सुबह खाली पेट लेता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना कम होती है और कोलेस्ट्रॉल के जो डिस्लिपिडीम है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ एक मेथी बहुत कॉमन है जिसको हम लोग कहते हैं कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करती है। ये फैट के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है। तो डायबिटीज़ में भी मेथी का जो सीड्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका पाउडर ले सकते हैं या उसको भिगाकर मेथी के बीज भिगा लीजिए, उसका पानी पी लीजिए और उन बीजों को सुबह चबा लीजिए। तो आधा से 1 चम्मच की मात्रा प्रतिदिन आप इसकी ले सकते हैं, लेकिन इसको भी अपनी प्रकृति के हिसाब से लेते हैं। जिन व्यक्तियों की प्रकृति पित्तज होती है उनमें कहीं ना कहीं उनको हाइपर एसिडिटी या कोई गर्मी की तकलीफ हो सकती है, तो चिकित्सकीय परामर्श से वो डोज सेट कर सकते हैं और या उसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से इन सभी चीज़ों का उपयोग हम अपने खाने में करते हैं, तो औषधि के रूप में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो नींबू हो गया, एक लहसुन हो गया, एक अदरक हो गया और एक मेथी हो गया। ये चारों चीज़ें कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अच्छा काम करती हैं और हम जब नियमित रूप से इसको इस्तेमाल करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक रखती है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाती है। सर आपने कहा था कि इस कंडीशन में जो हमारा ब्लड है वो भी मोटा और गाढ़ा होने लगता है, तो सर खून को पतला करने के लिए बहुत से लोग अर्जुन को फायदेमंद बताते हैं। क्या कोलेस्ट्रॉल में अर्जुन फायदेमंद है? देखिए, वैसे जो एलोपैथिक्स मेडिसिन में स्टैटिन्स का यूज़ किया जाता है। स्टैटिन्स का यूज़ जब भी रोगी को करना होता है तो चिकित्सकीय परामर्श से किया जाता है और हम लोगों ने देखा है कि 15 दिन 1 महीने के बाद सामान्य रूप से ये उसके लेवल को तो कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर देता है। लेकिन जब हम दवाई छोड़ते हैं तो वो फिर बढ़ जाता है, क्योंकि वो न तो लाइफस्टाइल चेंज करता है, ना अपनी क्या कहते हैं जो फूड हैबिट है उसको चेंज करता है। तो बेसिकली हम लोगों को जो निदानम परिवर्जनम की बात करते हैं कि जो इस बीमारी का या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो बेसिक कारण है, जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक दवाइयों के उपयोग से कुछ होने वाला नहीं है। जो अर्जुन है, अर्जुन को ये कहा जाता है कि ये हृदय के लिए एक हृदय है, हृदय को फायदा करता है और खून के कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। तो अर्जुन का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। उसको चूर्ण के रूप में ले सकते हैं, लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में डिवाइडेड डोजेज पर डे हम इसको ले सकते हैं, या इसको उबालकर इसको काढ़ा बनाकर या फांड बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अथवा इसको उबाल लीजिए, उबाल के इसका काढ़ा बना लीजिए, काढ़े में दूध मिला लीजिए, फिर उसको पकाइए और क्षीर पाक के रूप में इसको ले लीजिए। तो अर्जुन क्षीर पाक को जो हृदय की बीमारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए, जब भी क्षीर पाक बनाते हैं तो जो फैट सोल्युबल इंग्रेडिएंट ऑफ द अर्जुन है वो इट कम्स इनटू द सॉल्यूशन। एक तो वाटर सोल्युबल फ्रेगमेंट हो गया, एक फैट सोल्युबल फ्रेगमेंट हो गया। किसी भी दवाई के जो अल्कलॉइड है या जो कंटेंट है, जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 तरह से काम करते हैं। एक तो जब हम उसको पानी में उबालते हैं तो जो वाटर सोल्युबल होंगे तो पानी में घुल जाएंगे, और जो फैट सोल्युबल होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे दूध के माध्यम से, उसमें जो घी होता है, जो उसमें फैट होता है, उसके माध्यम से घुल जाते हैं। तो जब हम अर्जुन क्षीर पाक का इस्तेमाल करते हैं तो जो मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ अर्जुन है, वो पानी में भी घुलते हैं और दूध के माध्यम से उसमें घुलते हैं। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होता है हार्ट के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्जुन को चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, उसके क्वाथ के रूप में भी ले सकते हैं, उसके घनसत्व के रूप में भी ले सकते हैं और क्षीर पाक बनाकर भी ले सकते हैं। लेकिन किसी योग्य वैद्य की या चिकित्सक के परामर्श से वो इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल, उसको एक तरह से डोज के हिसाब, कितनी डोज में लेना वो उसका निर्धारण चिकित्सक ही करेगा। उसके हिसाब से यदि करेंगे तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे होते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आजकल टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल और नॉनवेज, इसका सेवन सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये चारों चीजें हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में योगदान देती है? देखिए, तंबाकू है, शराब है, या टोबैको च्यूइंग है, या स्मोकिंग है, या अल्कोहल का सेवन है, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये तो की नहीं जानी चाहिए। जब ये की जाती है तो बहुत सारी बीमारियों का ये कारण होती है। यही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का, आपको ये समझ सकते हैं कि कैंसर से लेके, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लेके, पेट खराब होने से लेके, हार्ट डिजीज से लेके, हाइपरटेंशन से लेके, डायबिटीज़ से लेके, सब में मूल रूप से कहीं ना कहीं ये तीनों चारों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जब हम
नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, जिसको मांसाहार की बात करते हैं, तो मनुष्य के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य जो है शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी में अंतर कुछ होता है। जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत, उनके केनाइन लंबे नहीं होते। केनाइन जो टूथ होते हैं, जो लंबे वाले दांत होते हैं, जैसे बिल्ली के होते हैं, कुत्ते के होते हैं, शेर के होते हैं, वो लंबे होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि बाहर लटके हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य के ऐसे नहीं होते। और उनकी जीभ जो होती है खुरदुरी होती है। जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनकी जीभ खुरदुरी होती है, जबकि जो हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनकी जीभ मुलायम होती है। और जो शाकाहारी जो प्राणी हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, क्योंकि वो प्रोसेस है इन जो शाकाहार से संबंधित है उसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है। जबकि प्रोटीन और सब्सटेंस, मांस खाते हैं तो क्या इट इज़ मोस्टली प्रोटीन इन द फैट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कंटेंट होते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए छोटी आंतों की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप डीजल की गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो नुकसान होगा। ऐसे ही मनुष्य की जो गाड़ी बनी है, ये जो हमारा शरीर है, वो किस चीज़ के लिए बना है? शाकाहार के लिए बना है। जब मांसाहार करते हैं तो फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, डाइजेशन भी खराब होता है, मेटाबॉलिज्म भी खराब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब होता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मांसाहार की वजह से होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए। और विशेष रूप से जिन लोगों को डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, या एलडीएल बढ़ गया है, या एचडीएल कम मात्रा में है, उन सबको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और शराब, तंबाकू और तंबाकू च्यूइंग और टोबैको, स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सर के द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से नेचुरली घर पर अपने बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी काफी मदद करेगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपकी किसी भी बीमारी से जुड़े हुए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से या अलग अलग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी बीमारी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए, आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाए, ताकि आप नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार।